बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंप्लीट चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हर एक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा क्वेरीज होती हैं कि ये चैप्टर हमें समझ नहीं आता और 99 स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो आज हम आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे। आप भले एमजीकेज की तैयारी करें, आप ईकेज की तैयारी करें, आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, पंजाब से हैं, केपीके से हैं, बलोचिस्तान से हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपनी तालीम को हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं आपका पीएमजीसी का सिलेबस जिसके अंदर ये हमारा 11वां चैप्टर होने वाला है। प्रीवियसली हम सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और 11वां चैप्टर है माशाल्लाह से। जैसे बायोलॉजी आप देख सकते हैं 16 चैप्टर हमने अपलोड कर दिए। कंप्लीट बायोलॉजी की तैयारी आप क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं और टॉप मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे और एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। व्हाट्सएप चैनल टीच2 को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ और एमसीक्यूज रेगुलरली आपको क्या किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेकिन मैं बाद में टाइम दूंगी क्योंकि स्टूडेंट्स जितना ज्यादा हम इस चैप्टर को लिखें उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम देखते हैं और क्रिस्टल क्लियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम लोग करते हैं। गौर से आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर को सुनना है। मैं हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टूडेंट्स हमारे पास जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फेनोमिना होता है, एक ऐसा फेनोमिना होता है जहां पर ईएमएफ को आप इंड्यूस करवाएं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, कोई भी कॉइल है उसके अंदर वो इंड्यूस हो और इंड्यूस होने से कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, यहाँ पर कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है। क्या लगी हुई है स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर के अंदर कॉइल लगी हुई है। और स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, जब ये कॉइल आपस में रोटेट करेंगी तो यहाँ पर किसी भी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इंड्यूस होने से वहां पर कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सॉरी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो प्रीवियसली पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 में, जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर, ये कोई सरफेस है एरिया, किसी भी एरिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो, पास हो, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। ये वाली चीज आपने याद रखनी है कि कोई भी कंडक्टर था उसके अंदर थी कॉइल्स नंबर ऑफ कॉइल्स थी और वहां पर ईएमएफ क्या होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगी। उसके इंड्यूस होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंजिंग आएगी और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में स्टूडेंट्स चेंजिंग आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग आने से ऐसी ईएमएफ को आप क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ याद रखिएगा। एंड करंट इंड्यूस्ड, वहां पर स्टूडेंट्स ईएमएफ के इंड्यूस होने से करंट प्रोड्यूस होगा और करंट के इंड्यूस होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। यही हमें कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। वैसे अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं, इंडक्शन की, तो चार्जेस का सेपरेट होना, सेपरेशन ऑफ द चार्जेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चार्जेस का एक दूसरे से सेपरेट होना, ये भी इसकी डेफिनेशन है जो कि क्लास मैट्रिक में आपने पढ़ी होगी कि चार्जेस का सेपरेट होना वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ पर हमारा जो ये फेनोमेना है जहां किसी भी कंडक्टर के ऊपर कॉइल लगा हो, कॉइल जब रोटेट करे तो ईएमएफ इंड्यूस हो, ईएमएफ जब इंड्यूस हो तो स्टूडेंट वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ऐसी ईएमएफ को आप कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और वहां पर ईएमएफ के इंड्यूस होने से आपका करंट इंड्यूस होता है और करंट के इंड्यूस होने से आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है। याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट काफी ज्यादा रिसर्च करते रहे इसके ऊपर। फिर ये उन्हें दिखा कि ईएमएफ से हम करंट को भी बना सकते हैं और करंट के इंड्यूस होने से ईएमएफ को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फेनोमिना है, इसी फेनोमिना को हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया।
ये चीज आपने क्लियर रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्राडेज लॉ, कि हमारे पास फ्राडे का क्या लॉ है, क्लियर तरीके से हम लोगों ने पढ़ना है। तो फ्राडे की जो पहला लॉ है वो बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा ही है। फ्राडे का तभी ये लॉ हुए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब भी कोई कॉइल रोटेट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ऐसे ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो वहां पर करंट इंड्यूस्ड होगा, और अगर करंट इंड्यूस होगा तो वहां पर ईएमएफ भी इंड्यूस हो सकती है। तो ये दोनों इस तरीके से अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। इसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला। अब फ्राडेज लॉ भी ऐसे ही कहता है कि जब ईएमएफ इंड्यूस होगी, किसी भी कॉइल की ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस होने से वहां पर फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक, तो जरा ना ये स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में बन के आ सकती है। सो देखिएगा, कॉइल रोटेट हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ये पॉइंट मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, क्योंकि पहला ला इसका सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही है। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ उस वक्त तक इंड्यूस होगी, क्योंकि याद रखिएगा एक इंसान जो है वो भी किसी वक्त तक ही चलता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वो बचपन से बुढ़ापे की तरफ, बचपन से जवानी की तरफ आता है और जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है। ऐसे ही है कि किसी ना किसी चीज ने किसी ना किसी वक्त में खत्म होना है। जैसे हमारे मुसलमानों में क्या है, कुल्लू नफ्सु जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना, जिसने सांस ली उसे मरना भी है। इस तरीके से बच्चों याद रखिएगा, ये इंड्यूस ईएमएफ भी उस वक्त तक होगी, उस वक्त तक होगी जब तक स्टूडेंट्स हमारा फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा। उसके बाद बिकम जीरो, अगर आपका फ्लक्स चेंज होता होता जीरो हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के जीरो होने से आपकी इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी। बस मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, क्योंकि चलता 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 किसी वक्त के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स के जीरो होने से आपकी ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। याद रखिए, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस ही इस वजह से हो रही है जब कॉइल रोटेट कर रहे हैं और बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, देखो, जी हाँ, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि बार बार स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फिर कोई ऐसा वक्त आएगा स्टूडेंट्स, जब कोई ऐसा वक्त आएगा जब स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये जीरो हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के जीरो होने से आपकी ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद इसकी दूसरी दूसरी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, दूसरा लॉ है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट फ्राडे लॉ, फर्स्ट फ्राडेज लॉ। यहाँ पर गौर से देखिए, फर्स्ट फ्राडेज लॉ, और ये है सेकंड फ्राडेज लॉ। सेकंड फ्राडेज लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ का मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि इंड्यूस हुई है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम रेट चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देखिए स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज बन सकता है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों का चेंज होगा, उतनी ज्यादा ईएमएफ आपकी क्या होगी, इंड्यूस होगी। देखें, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा आपकी ईएमएफ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितना ज्यादा टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, उतनी ज्यादा टाइम में आपकी ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। सो इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट ही रिलेशन लिखा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा, जो पहली स्टेटमेंट में पढ़ा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपकी बेस बनते हैं, और बी प्रिपरेशन है ना, है एमडी केट कहीं से ई केट आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इतना आपको क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, ईएमएफ होगी। और जितना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा टाइम के साथ साथ, उतनी ज्यादा आप लोगों की कम ईएमएफ, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इंड्यूस ईएमएफ को हम ई से शो कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसे हम शो करते हैं फाई से शो करते हैं। इस वजह से ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, हमने यहाँ पर पढ़ा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स के, विथ यूनिट टाइम, और टाइम के चेंज होने के साथ साथ। तो अगर हम, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी हम डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ले आते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेकर आए हैं वो यहाँ पर लेकर आए एन, प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है वो क्या लेकर आए हैं, एन लेकर आए हैं। और एन का यहाँ पर मतलब क्या है, तो एन का यहाँ पर मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। इस कांस्टेंट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इस कांस्टेंट को नजर आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं नजर नहीं आ रहा नंबर ऑफ टर्न्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से ऊपर वाली चीज को मिटा देते हैं यहाँ से। सो यहाँ से हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है एन का मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लाए इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर ये इसका क्या आया है, कांस्टेंट आया है। क्लियर है, टाइम के साथ साथ ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, फॉर्मूला है फ्राडेज लॉ का, इधर सेकंड लॉ का ये फॉर्मूला है। अब बच्चों अगर हम करंट के लिए ये फॉर्मूला बनाए, क्योंकि एमसीक्यूज कॉम्बिनेशन से आते हैं, ये नहीं कि जो चैप्टर है स्टूडेंट से फॉर्मूला याद किया हुआ है वो एमडी गेट वाले उठा के दे दें। भाई ऐसी पकी पकाई तुम्हें खिचड़ी उठा के तो वो नहीं देने वाले, तुम्हें कॉन्सेप्ट देंगे और तुमने फील करना है और उसे पढ़ना है। ये चीज याद रखिएगा। अगर 1000 बच्चे एमडी गेट देने आए और 1000 बच्चे ही ई गेट देने आए और 1000 बच्चे ही कोई नीट देने आ गए, स्टूडेंट्स अगर आपकी तैयारी कम हुई तो इतने बच्चों के साथ आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी थोड़ी है तो एमडी गेट के बच्चे कितने लगेंगे, 100 है कंपटीशन में। अगर बहुत तैयारी है तो आपको लगेंगे कि भाई 10 है मेरे कॉम्पिटेटिव। अगर सबसे ज्यादा तैयारी है तो टॉपर कौन होंगे मेरे बच्चे, आप टॉपर होंगे। दिस इज द टॉपर ऑफ द एमडी गेट बनना ना एक बहुत फखर की बात होती है। अगर ई गेट में तैयारी सही है तो 100 लगेंगे, बहुत सही है तो भाई तुम्हें भी है तो तुम ही अकेले टॉपर कहलाओगे। बच्चों ये बातें नहीं होती, ये बातें नहीं होती, ये करवानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने से इंसान पता नहीं कहां तक पहुंच जाता है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। सो ये मेरा थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दिलाना था कि आप और ज्यादा मेहनत करें। अब देखें, अब ओहम्स लॉ बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर। मैंने आपको डीसी सर्किट पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया हुआ है, आप जाके वॉच कर सकते हैं वीडियो को। सो यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ अगर देखना चाहें सो I इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पर क्या है ईएमएफ है और करंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, आपको पता ही है। सो यहाँ पर हो जाएगा E अपॉन आर। अब यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला हमने निकाला है, क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये नंबर ऑफ टर्न्स का कांस्टेंट और नीचे आप रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला है इन द टर्म्स ऑफ द करंट ऑफ द फ्राडेज लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इंड्यूस्ड पावर की बात करें कि पावर के 3 फॉर्मूला होते हैं, पावर के 3 फॉर्मूला होते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था वी स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया वी स्क्वायर अपॉन आर। सही, 3 फॉर्मूला आप लोगों के पास है पावर, एक P इज इक्वल टू वी आई। सो ये फॉर्मूलाज होते हैं, किसके फॉर्मूलाज होते हैं, पावर्स के फॉर्मूलाज होते हैं। बी प्रिपरेशन आप लोगों ने रहने पढ़ाए हुए हैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को देखा V इज इक्वल टू क्या वो वी स्क्वायर अपॉन आर था, तो यहाँ पर ईएमएफ ही है, V की जगह हम क्या लिखेंगे E, तो E का भी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद जितना भी पावर का फॉर्मूला है उसके ऊपर सारों के ऊपर क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लॉ इन टर्म्स ऑफ द इंड्यूस्ड पावर एंड ओहम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ द फैराडेज लॉ।
सो ये थे फ्राडेज लॉ। ओनली कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रही है। फिजिक्स आखिरकार कॉन्सेप्ट से ही निकली है और कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड कर रही है। कॉन्सेप्ट से बाहर फिजिक्स है ही नहीं। मैं बार बार कहती रहती हूँ, फिजिक्स एग्जिस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट। ये है क्या बच्चों? आप फॉर्मूला याद करें, डेफिनेशन आप जितनी भी बना ले, आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी या फॉर्मूला बना ले, ये कॉन्सेप्ट है। बस आपको फील करते रहना है। तो आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास लेंस लॉ क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफी एमसीक्यूज भी आते हैं। और स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और क्लियर हो जाएगा। तो आप एमडी गेट की तैयारी करें, आप ई गेट की तैयारी करें, हैं क्लास 12 बोर्ड्स के बच्चे हैं, नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और कमेंट करें। और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेंस लॉ क्या होता है बच्चों? जो अभी हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, फ्राडेज ला हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्राडेज बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के पास कोई कॉइल्स होती थी और वो कॉइल जैसे ही रोटेट होती थी तो वहां पर ईएमएफ क्या होती थी, इंड्यूस होती थी। और वो कैसे इंड्यूस होती थी? जो बार बार आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज होने से। तो वहां पर हम उसे कहते थे ये इंड्यूस ईएमएफ हो चुकी है। तो इस तरीके से लेंस लॉ जो है वो उसी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। ये लॉ इसी वजह से बनाया गया है कि वो लेंस लॉ की क्या बता सके, डायरेक्शन को बता सके। और लेंस लॉ की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास क्या है, एक लॉ, जिस लॉ है इंड्यूस्ड, जो है लेंस लॉ, जो कि इंड्यूस ईएमएफ की क्या बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो चलिए देखते हैं इसको क्लियर तरीके से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, वो जो इंड्यूस करंट है, देखें स्टूडेंट, देखें जिस जिस भी कॉइल से, देखें डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है उसमें आपका इंड्यूस हो रहा है करंट। ये दोनों अपोज करेंगे जहां से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक चीज आपने याद रखनी है, ये आप लोगों के पास क्या है, एक मैग्नेट है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम लोगों ने लिया है और ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब इस नॉर्थ पोल से ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी, ये आप थोड़ा सा ना ध्यान लगाइएगा। अब अगर हम नॉर्थ पोल के करीब किसी मैग्नेट को ले आए, तो मैग्नेट को क्या करता है, खींचता है, सही, अपनी तरफ खींचता है। और जैसे ही नॉर्थ जो आप लोगों का है वो, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल किसको अपनी तरफ खींच सकता है, दोनों में से किसी को भी। अगर साउथ नॉर्थ को खींचेगा तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, सही। तो नॉर्थ को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो नॉर्थ वाला है, यहाँ पर इसके खींचने से नॉर्थ वाले में क्या इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ से जो नॉर्थ पोल है वो ईएमएफ को इसके अंदर इंड्यूस करवा रहा है। सो यहाँ से जो करंट है, ये जो नॉर्थ वाला जो इसको ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा है, यहाँ पर करंट भी क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया था कि करंट के इंड्यूस होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है और ईएमएफ के इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होता है। ये चीज बताया था। तो ये जो नॉर्थ है, जहां से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ पोल सेकंड, सो ये क्या करेगा, इसी नॉर्थ पोल को अपने से दूर करेगा। ये नॉर्थ पोल जो है इसको करीब लाने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, लेकिन ये नॉर्थ पोल कहेगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ये मुझसे दूर जाए। तो जो उसे इंड्यूस करवा रहा है ईएमएफ, ये जो नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल की हेल्प से इंड्यूस हो रही है, वो फिर भी उसको क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है। तो जहां से वो चीज इंड्यूस हो रही है वो उसी को ही अगर अपोज कर दे, उसी को ही वो क्या करने लग जाए, वो क्या करता है, अपोज करता है। तो डायरेक्शन जो इंड्यूस ईएमएफ की है वो इस तरीके से निकलती है और इंड्यूस करंट की, कि वो जहां से प्रोड्यूस होते हैं उसी को ही वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को निकाल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल था और दूसरे हाथ में दूसरे मैग्नेट थे, एक नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ ने नॉर्थ को अपनी तरफ, मैग्नेट थे अपनी तरफ क्या होते गए, सेम मैग्नेट है तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे।
सो उन्होंने इसको रिपेल किया। अब वो जो मैग्नेट जो हम इसके ये वाला मैग्नेट है हम इसके पास लेकर आए हैं। ये क्या है हमारे पास नॉर्थ पोल है। मेरा हाथ क्या है मैं यहाँ पर लिख लूं। ये मेरा हाथ क्या है स्टूडेंट नॉर्थ पोल है। और ये जो मार्कर है ये भी क्या है नॉर्थ पोल है। अब इस नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आए तो इस नॉर्थ पोल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये जो है ये इसको बोलेगा तुम थोड़ा दूर जाओ, तुम थोड़ा मुझसे दूर जाओ। तो ये क्या करेगा इसको जहां से ये ईएमएफ इसकी वजह से इंड्यूस हो रही है लेकिन ये बोलेगा मुझसे दूर जाओ। तो जहां से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है और इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ की वजह से इसके अंदर जो नोड पर इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है वो अपने ही कास्ट को क्या कर रहा है बच्चों जहां से वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है अपने ही कास्ट को वो क्या कर रहा है अपोज कर रहा है। सो इसी तरीके से आप डायरेक्शन बता सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की। उसके बाद दिस लॉ इज बेस ऑफ द लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। ये जो पूरा लॉ है जिसे आप लेंस लॉ कहते हैं, ये जो पूरा जो लेंस लॉ है ये किसकी बेस के ऊपर है। सो याद रखिएगा ये आपका जो लेंस लॉ है ये किसकी बेस के ऊपर लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का आपको पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना हम एनर्जी को बना सकते हैं एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं बट इट कैन चेंज। बट वो फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म्स में क्या हो सकती है चेंज हो सकती है। मतलब बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी विल बी कंजर्व। सो ये लॉ जो है ये बेस करता है लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ की हैं और आपने अच्छे तरीके से इसे क्या करना है क्लियर करना है। सो देखती जाऊँ आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप लोगों ने ना थोड़ा सा ना डिटेल में समझना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, गौर से देखें स्टूडेंट्स ये है किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं कोई भी मैग्नेट्स ले आई। एक मैग्नेट में लाई हूँ साउथ वाला और एक जो मैग्नेट में लाई हूँ वो लाई हूँ नॉर्थ वाला, यानी कि दोनों मैग्नेट कनेक्ट है। अब मैं इसको ले आई इस मैग्नेट के करीब। अब इसके अंदर क्या हो जाएगी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इसके अंदर क्या है करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो ये जो नॉर्थ वाला है ये कहेगा ये मुझसे थोड़ा, नॉर्थ वाला बोलेगा मुझसे थोड़ा दूर जाए, मुझसे थोड़ा दूर जाए और यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाएगा। सो जहां से ये प्रोड्यूस हो रही है अपने कार्स को ये क्या कर रही है स्ट्रेंथ कैंसिल कर रही है, अपोज कर रही है। सो इसकी डायरेक्शन आप लोग दे सकते हैं इस नॉर्थ पोल वाले की बिल्कुल क्लॉकवाइज है। कुछ इस तरीके से क्या है ये कुछ इस तरीके से क्या होती है आप लोगों के पास क्लॉकवाइज होती है। और अगर आप इसको बाहर की तरफ खींचते हैं इस तरीके से बाहर की तरफ तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये क्या है क्लॉकवाइज है। क्या है स्टूडेंट्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो ये देखें सोर्स से साउथ से नॉर्थ है और जो फेस है कॉइल की वो भी किसके ऊपर है देखिए फेस ये क्या है कॉइल है, जो मैग्नेट है ये आपका क्या है कॉइल है, कॉइल कॉइल के अंदर दो मैग्नेट्स है। सो ये आपका क्या है फेस जो कॉइल की है वो क्या है नॉर्थ पोल है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कॉइल की फेस नॉर्थ पोल। अगर वो आपसे एमसीक्यू आ सकता है कि डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट की है वो है क्लॉकवाइज, तो बताएं जहां से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से वो प्रोड्यूस हो रहा है फेस ऑफ कॉइल कौन सा हो सकता है एमसीक्यू आ सकता है। वो जो फेस ऑफ कॉइल है वो क्या हो सकता है आप लोगों के पास नॉर्थ पोल हो सकता है। कौन सा पोल हो सकता है नॉर्थ पोल। और देखें ये दोनों सेम मैग्नेट्स है, ये भी नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट है और ये भी नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट है, दोनों सेम टाइप के क्या है मैग्नेट्स है। जरा आप देख रहे हैं तो इनके पास क्या होगी रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स, इनके पास क्या होगी रिपल्सिव रिपेल करने वाली क्या होगी एक मैग्नेटिक फोर्स वहां पर क्या होगी प्रेजेंट होगी। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक मैग्नेट ड्रॉ किया है आप लोग के लिए, ये भी एक सेकंड एग्जांपल है। अब ये जो मैग्नेट है ये कौन सा है साउथ पोल वाला मैग्नेट है। सो इसकी डायरेक्शन ये देखें ये हमारे पास क्या है कॉइल है, कॉइल मैग्नेट्स है। अब साउथ वाला जो है वो देखिए साउथ वाले से कौन सी डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर साउथ और साउथ के होने से इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगी, आपको पता है यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाएगा, दोनों अपने आप को अपोज करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखें डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट की है यहाँ पर क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ और कुछ इस तरीके से दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो फेस ऑफ कॉइल क्या है साउथ पोल की तरफ ही है, फेस ऑफ कॉइल स्टूडेंट्स क्या है
साउथ। मैंने डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाई, इस वजह से आपको फील हो रहा होगा। सो देखिए यहाँ पर कि जो कॉइल की फेस है वो कहाँ की तरफ होगी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो फेस ऑफ द कॉइल है वो कहाँ पर होती है, साउथ पोल की तरफ होती है। इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना है। और यहाँ पर होती है अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर क्या क्रिएट होती है याद रखिएगा। आप बोलेंगे मैम कॉइल तो यहाँ पर भी सेम है, कॉइल तो यहाँ पर भी सेम है, देखिए यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर आपने रिपल्सिव फोर्स लिखा और यहाँ पर आपने अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि बच्चों ये क्या है, अपोजिट है। और अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर हम लिखते हैं अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जब लेक्चर्स दे रहे होते हैं तो सवालात कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि मैम आप एग्जाम्पल दे रही हैं साउथ टू नॉर्थ की, अगर हम ऐसा कर देते हैं कि नॉर्थ टू साउथ करते हैं तो क्या फिर भी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट सेम रहेगी? इंटेलिजेंट स्टूडेंट का अपने टीचर से सवाल होता ही होता है कि मैम यहाँ पर आपने साउथ से नॉर्थ की हमें एग्जाम्पल देके पूरा टॉपिक को आप एंड अप कर रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो भी क्या सेम यही कंडीशन होगी? सेम यही कंडीशन होगी? मैं बोलूंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम पोल्स को चेंज करेंगे तो पूरी कहानी चेंज हो सकती है। सिर्फ पोल्स को चेंज करने से आपकी पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैग्नेट हम ले आए, यहाँ पर नॉर्थ ले आए और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ले आए साउथ, यहाँ पर ले आए साउथ, और यहाँ पर हम जो मैग्नेट ले आए वो स्टूडेंट्स देखें नॉर्थ टू साउथ, दिस इज अ नॉर्थ एंड टू हमारे पास क्या होगा, साउथ होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, गौर से चीजों को समझना है, कोई चीज को स्ट्रेस आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा यहाँ पर, सही, नॉर्थ टू साउथ। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों के पास नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इस वजह से ये जो नॉर्थ है और जो नॉर्थ है इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी मैग्नेट्स के चेंज करने से। पहले ये क्लॉकवाइज था तो अब ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैग्नेट्स का भी आप ख्याल रखिएगा, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसके बाद फेस ऑफ द कॉइल, कॉइल की फेस कहां पर होगी, देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को फील करें, कॉन्सेप्ट को फील नहीं करेंगे सो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो यहाँ पर आप देखिएगा, अब हमने देखिए नॉर्थ टू साउथ लगाया, सो यहाँ पर हम साउथ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये मैग्नेट की डायरेक्शन ये साउथ हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। सही, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी अगर हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट को चेंज करते हैं। उसके बाद फेस ऑफ द कॉइल, कॉइल की फेस कहां पर होगी, तो याद रखिएगा कॉइल की फेस यहाँ पर होगी साउथ पोल की तरफ। ये चेंजिंग आपने कर लेनी है, सही हो गया। ये रिवर्स कंडीशन है, ये वाला यहाँ कर दो, ये वाला वहां कर दो, ऐसे है बिल्कुल। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, आप लोगों के पास रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स होगी। रिपल्सिव क्योंकि मैग्नेट क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स। इतना आप लोगों को क्या हो गया, क्लियर हो गया। बस आपने पोल्स को चेंज किया तो देखिए पूरी कहानी चेंज हो गई है। अब अगर मैं साउथ को यहाँ पर लेकर नॉर्थ कर दूं और यहाँ पर मैं साउथ कर दूं, अब डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर जो पोल आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास नॉर्थ पोल। देखिए कितनी चेंजिंग्स हो रही हैं, आप बस मुहावरे को, कहानी को चेंज कर रहे हैं, थोड़ी सी बस चेंजिंग कर रहे हैं, आपकी पूरी कहानी चेंज हो रही है। अब जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी अब वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। सो ये एमसीक्यूज ना याद रखिएगा, ऐसे एमसीक्यूज आप लोगों को बहुत ज्यादा फंसाएंगे, देखिएगा। इस वजह से मैंने सारी कंडीशन आप लोगों को करवा रही हूँ। और जो फेस ऑफ द कॉइल होगी वो किसकी तरफ होगी, तो फेस ऑफ द कॉइल आप लोगों के पास होगी साउथ पोल। किसकी तरफ होगी, साउथ पोल की तरफ। और यहाँ पर जो फोर्स पाई जाएगी वो पाई जाएगी अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्शन वाली, सॉरी यहाँ पर पाई जाएगी रिपल्सिव वाली, रिपल्सिव वाली। और जो फेस ऑफ द कॉइल होगी वो कहाँ होगी, नॉर्थ पोल।
बस वो था कि रिवर्स करना था, नॉर्थ पोल। और यहाँ पर आप क्लॉकवाइज कर दें एंटी क्लॉकवाइज की जगह। बस यही कंडीशन ये है, यहाँ बस मैग्नेट कंडीशन देखेगा। एमसीक्यूज में अगर मैग्नेट देखें, अगर नॉर्थ टू साउथ वाला आ जाए तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या आएगी, अगर अगर साउथ टू नॉर्थ आ जाए तो कंडीशन क्या होगी, इसको मत भूलिएगा। ये एमसीक्यूज बनकर आएंगे तंग करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से ना प्रीवियस ईयर भी 8 एमसीक्यूज आ चुके हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, वरना आपका बहुत ज्यादा गलत हो सकते हैं एमसीक्यूज। एक मार्क्स भी आपके एमडी गेट के अंदर आपकी पूरी जो मेहनत है उसे इस तरीके से खत्म कर सकता है। पूरी लाइफ का सवाल है तो लाइफ को ऐसे बिगाड़े मत, कुछ दिन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तो वैसे भी आप फारिग हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एसी जनरेटर क्या होता है, विद द फुल फॉर्म इज अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 19 स्टूडेंट इस चैप्टर को समझते ही नहीं और ना ही इस टॉपिक को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको क्लियर तरीके से समझना है। आप एमडीकेट की तैयारी करें, आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टीच दुआ यूट्यूब चैनल में मिलती रहे। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को सेंड होते रहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास अल्टरनेटिव जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। बच्चों ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ये एक तरह की डिवाइस ही होती है जो कन्वर्ट करती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली एक तरह की डिवाइस होती है, उस डिवाइस को आप लोग क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं। एसी एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। उसके बाद ये जो जनरेटर है ये जनरेट करता है, अगर कोई जनरेटर है, अगर कोई जनरेटर है जो जनरेट करे इलेक्ट्रिक करंट को तो वो एसी जनरेटर है। अगर कोई ऐसा जनरेटर है जो जनरेट करे डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को, तो उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, क्या बोल देंगे, डीसी जनरेटर कहेंगे। सो हमने डीसी डायरेक्ट करंट वाला चैप्टर पढ़ लिया जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पूरा दिया हुआ था टॉपिक, पूरा टॉपिक। तो वो एक जनरेटर होता है, लेकिन एक जनरेटर अगर जो जनरेटर जनरेट करता है अल्टरनेटिव करंट को वो होता है एसी जनरेटर। तो यहाँ पर हम एसी जनरेटर को पढ़े की बेस के ऊपर है। जैसे हमने पढ़ा था लेंस लॉ, लेंस लॉ किसकी किसके ऊपर रिलेशन रखता था, तो वो लॉ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी पर। सो ऐसे ही इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये भी याद रखिएगा, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, कॉइल है और जनरेटर के अंदर कॉइल में से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा रहा है। सो यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, एसी जनरेटर का फ्राडेज लॉ। फ्राडेज लॉ ये कहता है कि जब भी आप लोगों की कॉइल्स जो है वो रोटेट हो, वहां से ईएमएफ इंड्यूस हो और ईएमएफ के इंड्यूस होने से वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से उसको आप सिंप्लीफाई फर्स्ट लॉ, फर्स्ट फ्राडेज लॉ बोलते हैं। और फर्स्ट फ्राइडे ला जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते रहेंगे, ये चेंज होती रहेगी, तब तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। और जब ये हो गया कांस्टेंट तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये चीज हमने पढ़ी। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, वो ही वर्किंग प्रिंसिपल जो कि अभी हमने पढ़ा है, इसका नाम है फ्राडेज लॉ। अब इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो ऐसी जनरेटर है उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है। एक आर्मेचर होता है, दूसरा फील्ड मैग्नेट्स होते हैं, तीसरा स्लिप रिंग्स होती हैं, चौथा यहाँ पर कार्बन ब्रशेस होते हैं। सो ये मेन कंपोनेंट्स है। ये किसके मेन कंपोनेंट्स है, एसी जनरेटर के। यहाँ पर हमारे पास आता है आर्मेचर। आर्मेचर एक तरह की कॉइल होती है, कॉइल होती है आर्मेचर में, एक तरह की कॉइल होती है, लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं आर्मेचर। आर्मेचर में वो इंसुलेटेड होती हैं, इंसुलेटेड किससे होती हैं, इंसुलेटेड है कॉपर वायर, कॉपर वायर से वो क्या होती हैं,
इंसुलेटेड होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिए हैं। और वो वायर इस तरीके से बॉन्ड होती है, बहुत सॉफ्ट। एक आयरन सिलेंडर होगा, उस आयरन सिलेंडर के ऊपर बच्चों आपकी नंबर ऑफ कॉइल्स जो इंसुलेटेड हैं वो उसके ऊपर बॉन्ड होती जाएंगी सॉफ्टली तरीके से। एक क्या होगा आयरन सिलेंडर के ऊपर। एसी जब फर्स्ट जो पार्ट होता है ना एसी जनरेटर का, वो क्या होता है आर्मेचर ही होता है कि उसी आयरन सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स का जो सॉफ्ट है उसका लिपटी होना, उसे सिंपलीफाई उस पार्ट्स के ऊपर वायर्स का आय सिलेंडर के ऊपर उसे हम कहते हैं आर्मेचर। दिस इज कॉल्ड योर आर्मेचर। उसके बाद है फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होते हैं परमानेंट तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स। वो सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, पोल्स मौजूद है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स का वहां पर क्या होना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा प्रेजेंट होना किसी भी इस मैग्नेटिक सिलेंड्रिकल शेप में, उससे वो उसका क्या होता है एक तरह की फील्ड मैग्नेट होती है। उसके बाद है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, स्लिप रिंग बच्चों जो कॉइल्स की एंड में लगी होती हैं, कॉइल्स की एंड, कोई भी कॉइल है उसकी इस तरीके से एंड में क्या लगी होती है स्लिप रिंग्स लगी होती हैं। दिस इज अ स्लिप रिंग्स। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये जब रिंग्स रोटेट हुई जाएंगी कॉइल्स में, तो वो रिंग्स का काम क्या है रोटेट होना कॉइल के गिर्द, तो ये ऐसी जनरेटर की क्या है स्लिप रिंग्स है। उसके बाद है कार्बन ब्रशेस। अब जो ऐसी जनरेटर है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं कार्बन ब्रशेस भी पाए जाते हैं। अब ये जो कार्बन ब्रशेस है उनका फंक्शन क्या है, जो ब्रश B1 होगा और जो B2 होगा वो प्रेस्ड करेगा, किसको प्रेस करेगा स्लिप रिंग्स को अगेंस्ट प्रेस करता जाएगा, यानी कि उन्हें इस तरीके से स्लिप रिंग्स को प्रेस करता जाएगा कार्बन के ब्रशेस। उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट जो हमें मिलेगी, इनपुट हम देते हैं और आउटपुट हमें मिलती है, यानी कोई बिजनेस था उसके ऊपर हमें लॉस किया है, अब जो आउटपुट मिलेगी उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो स्टूडेंट हमें मिलेगा, ऐसे आप कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो स्लिप रिंग है इनको ये क्या करेगा प्रेस करेगा B1 और B2, यहाँ पर क्या लगे होंगे ब्रूशेस लगे होंगे सिलेंडर के ऊपर, फिर वो आउटपुट को जनरेट करेंगे ब्रूशेस के अंदर। सो ये आपके कुछ पार्ट्स थे। अब हम इसके फॉर्मूलाज देखने हैं जो टेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं, फिर आप बोले ना कि मैम ने हमें कॉपी करने का टाइम नहीं दिया, तो आप कॉपी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द एसी जनरेटर को निकालने के फॉर्मूलाज। सो ये फॉर्मूलाज और यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में आएंगे, और बी प्रिपरेशन रहना ये मैं बार बार कहती रहती हूँ। उसके बाद स्टूडेंट देखें मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द एसी जो जनरेटर है उसको फाइंड करने के ये फॉर्मूलाज है कि जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एन का मतलब होता है, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में डिटेल में, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है ए बी तो वैसे कॉन्स्टेंट्स है, और ये साइन थीटा क्या है एंगल है, एंगल बिटवीन देम। सो ये क्या है एंगल्स है। ये क्लियर हो गया ये है क्या, अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, क्लियर हो गया क्योंकि जगह थोड़ी कम है, बताना जरूरी था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द एसी जनरेटर को निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला। अब हमको पता है कि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसके एंगल वो बराबर होती है ओमेगा टी के, उसका एंगल बराबर किसके होते हैं ओमेगा टी के। सो ये क्या, अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल की जगह ओमेगा टी लिख दे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बना ले, खुद ही एंगुलर एमसीक्यूज आ सके मिले हुए एमसीक्यूज आएंगे। एंगुलर वेलोसिटी का अगर देख लें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द एसी जनरेटर, क्योंकि एंगल बराबर होता है आपको ओमेगा टी के भी, तो ये फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के भी,
2/f के भी बराबर होता है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ओमेगा का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला मैं सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर होता है रोटेशनल मोशन, उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि ओमेगा बराबर होता है, आप लोग लिख सकते हैं 2πf के। सो ये भी फॉर्मूला याद रखने हैं। एमसीक्यूज में ये चीजें दी जा सकती है, आपको से ये चीज पूछी जा सकती है, तो बी प्रिपरेशन आप लोगों ने देखना है। और याद रखिएगा फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, जो ईएमएफ जो मैक्सिमम है वो कहां पर होती है, तो एंगल 90 डिग्री पर, और एंगल 90 डिग्री बराबर होता है 1 के। ये चीज याद रखिएगा। अगेन आई विल टेल यू कि फॉर मैक्सिमम ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मैक्सिमम होती है वो होती है 90 डिग्री के ऊपर। जो ईएमएफ मैक्सिमम होती है एन ओमेगा ए बी के, एन का मतलब फिर नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा का मतलब फिर से एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है मेरे बच्चे? बच्चे क्लियर है? क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास देखें, ये इंड्यूस ईएमएफ है। ई में अगर इंड्यूस ईएमएफ अगर पूछी जाए और इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम दी जाए और एंगल दिया जाए तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। मैंने हर तरीके से आपको क्लियर करवाने की बहुत कोशिश की है ताकि आपके कोई कॉन्सेप्ट्स ना रह जाए। कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं एक बहुत बड़ी चीज जो कि अक्सर स्टूडेंट्स समझते नहीं है। अब फॉर इंड्यूस करंट के लिए भी अकॉर्डिंग टू द, देखिए जितने भी एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से एमसीक्यूज आते हैं इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसी जनरेटर, उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी इंड्यूस करंट से भी फॉर्मूलाज आते हैं, तो बी प्रिपेयर रहना। करंट आपको पूछा जाए मैग्नीट्यूड इंड्यूस ईएमएफ ऐसी जनरेटर में, अगर आपको करंट मैक्सिमम दिया जाए एंगल दिया जाए तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी बना सकते हैं और एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें I इज इक्वल टू आई मैक्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा टी साइन, यहाँ पर लिख दू साइन ओमेगा टी। क्लियर? और एक ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं क्योंकि ओमेगा बराबर किसके होता है, 2/f के बराबर होता है। सो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई मैक्स इज इक्वल टू साइन, ये x है सही, साइन 2πf सही। सो ये रहते फॉर द इंड्यूस करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसी जनरेटर। इतना आपको क्लियर हो गया? मैम हमें क्लियर हो गया है। सो यहाँ पर देखें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर है, सो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 15 हर्ट्ज। 15 हर्ट्ज का मतलब है कि करंट चेंज होता है 15 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो इसलिए हिसाब तो लगाएं आप लोग कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज होती है। एक सेकंड में करंट 50 साइकिल्स लगाता है। कितनी? 50 टाइम्स बच्चों वो साइकिल्स लगाते हैं एक सेकंड में। अगर बच्चों बल्ब जो है वो 50 साइकिल लगाते हैं एक सेकंड में, फिर हमें पता क्यों नहीं चलता? इस वजह से नहीं चलता, अगर एक सेकंड में एक लगाता तो हमें पता चलता बल्ब झटके मार रहा है फिर सही हो रहा है, झटके मार रहा है फिर सही होता है। ये इतनी जल्दी प्रोसेस हो जाए, जैसे नहीं हमने पढ़ा था लैपलेस करेक्शन के अंदर न्यूटन फॉर्मूला ने कहा था, मैं आपको वेव्स और साउंड वाला चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ कि जो हमारा न्यूटन फॉर्मूला है उसके अंदर उसने गैमा नहीं दिया था, गैमा नहीं दिया तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गलत आई थी। फिर जो हमारा न्यूटन फॉर्मूला है उससे बोला था कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज होती है जाती है सराउंडिंग में, फिर जब मतलब के जरूरी होता है फिर उस सराउंडिंग के अंदर आ जाती है। तो जो न्यूटन ने बोला था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन लैपलेस ने आके बोला नहीं ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये इतनी जल्दी हो जाता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी एमसीक्यूज याद रखिएगा 15 हर्ट्ज होती है। करंट चेंज होता है, करंट चेंज होता है 15 टाइम्स 1 सेकंड के अंदर। उसके बाद करंट फ्लो करता है 1 डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आपका करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और फर्स्ट हाफ के अंदर वो रेवोल्यूशन हाफ रेवोल्यूशन करता है, बाकी जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन करता है वो रिवर्स डायरेक्शन में करता है। ये एमसीक्यू याद है क्या? करंट फ्लो करता है एक डायरेक्शन में जब वो फर्स्ट हाफ करता है, उसके बाद रेवोल्यूशन नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन में वो रिवर्स डायरेक्शन कर लेता है। उसके बाद स्मॉल जनरेटर इज अ परमानेंट मैग्नेट, छोटे छोटे जो जनरेटर्स होते हैं, छोटे छोटे जनरेटर, उसके अंदर जो मैग्नेट्स होते हैं उसको हम मैग्नीटो कहते हैं।
जो कि यूज होते हैं एजिनेशन सिस्टम। किसके अंदर छोटे छोटे जनरेटर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोटर बाइक हो गया और जैसे आपकी बोट्स हो गई, कश्ती हो गई, उसके अंदर भी छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, जनरेटर्स लगे होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एनी लार्ज जनरेटर, जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, लार्ज जनरेटर होते हैं, उसे हम अल्टरनेटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर्स कहते हैं। अब बात आती है, अब इतनी देर से हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं एसी जनरेटर की, इसी एसी जनरेटर की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है एसी जनरेटर की, वो मोर सेटिस्फैक्टरी होती है फील्ड ऑफ द मैग्नेट्स। देखिए, जो परफॉर्मेंस होती है एसी जनरेटर की, वो मोर सेटिस्फैक्टरी होती है फील्ड ऑफ द मैग्नेट, जो के रोटेट होते हैं, आर्मेचर फिर भी स्टेशनरी होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसको कॉपी कर ले, मैं हट जाती हूँ सामने से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी हैं आप लोगों के लिए। सो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही आपने बिल्ड रखना है, किसी चीज को आपने छोड़ना नहीं है। मैं भी यहाँ से पिक्चर ले लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्लियरली तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कोई क्वेरी नहीं रहेगी कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फॉर्मर। स्टूडेंट्स, हम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे कि जो हमारे मोहल्ले में ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आप एमडीकेट की तैयारी करें, आप पीकेच की या नीट के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रांसफॉर्म को क्लियर तरीके से स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच हुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और एक कमेंट भी कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके घर की लाइट कभी फुल होती है, कभी तेज होती है, वाई और बोलते हैं कि यहाँ पर ये वाली चीज ट्रांसफार्मर की खराब हो गई है, इस वजह से लाइट डिम चल रही है, लाइट फुल इस वजह से क्योंकि ट्रांसफार्मर सही करवा लिया है। सो ऐसे ख्यालात हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। सो आज के लिए तरीके से ट्रांसफार्मर को हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ये क्या करती है, स्ट्रेस इंक्रीज करती है, कभी कभी बढ़ाती है वोल्टेजेस को, और ट्रांसफार्मर कभी कभी वोल्टेजेस को कम करती है। सो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। याद रखिएगा, कभी आपको लाइट जो है वो थोड़ी कम चाहिए होती है, लेकिन लाइट बहुत ज्यादा ज्यादा अगर आ जाए तो क्या होगा, आपके बल्ब उड़ जाएंगे। कभी कभी ट्रांसफार्मर की सेटिंग खराब हो जाती है कि वो अपने इंक्रीज और डिक्रीज का काम नहीं कर रहा होता। सो उसके नतीजे में हमारे घर के बल्ब, एसी, पंखे सारा कुछ जल जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ना कुछ बच्चों क्या हो जाती है, खराबी हो जाती है। इस वजह से अगर इनका काम ही क्या है कि वोल्टेज को कम और क्या करना, तेज करना। जैसे कि हमारे घर में मीटर्स लगे होते हैं, वो मीटर्स बताते हैं कि आपने एक मंथ में कितने वोल्टेजेस जाया किए हैं। सो इस तरीके से वो वर्क करते रहते हैं, क्योंकि वो मीटर जो है वो आपके ट्रांसफार्मर के से ही आ रहा होता है, इसका कनेक्शन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपका जो ट्रांसफार्मर, इट डज नॉट वर्क अ डीसी सर्किट। आपका ट्रांसफार्मर कभी भी डायरेक्ट करंट के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि हमारे घर की जो लाइट आती है वो एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट वाली आती है। हम डीसी करंट, डीसी जो करंट है उसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास है, इट वर्क्स द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के। जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसके ऊपर काम करता है। कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। उसके बाद है मींस चेंजिंग द करंट कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द सेकंड कॉइल। इसका मतलब ये होता है कि हमारा करंट क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है, और करंट के चेंज होने से आपकी कॉइल के अंदर ईएमएफ कंसिस्टेंसी से क्या हो रही होती है, स्ट्रेस इंड्यूस हो रही होती है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे होते हैं वोल्टेजेस। करंट जो है वो कभी आपका इंक्रीज हो रहा होता है और डिक्रीज, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर वो ट्रांसफर करंट को अगर मेंटेन रख रहे हैं, उसे डिक्रीज कर रहा है, वो वोल्टेज को भी डिक्रीज कर देगा। नहीं, ट्रांसफॉर्मर कम से कम एक ही काम कर सकता है, या वोल्टेजेस को कम ज्यादा कर सकता है या करंट को। दोनों काम वो साथ में नहीं कर सकता, दोनों काम वो साथ में नहीं कर सकता। वो एक ही काम को एक वक्त में स्टूडेंट कर सकता है। सो याद रखिएगा। उसके बाद इट डज नॉट चेंज एसी इनपुट।
ये चेंज नहीं करता, ये चेंज करता ही नहीं है। इनपुट फ्रीक्वेंसी को भी ये चेंज नहीं करता। उसके बाद आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर बात कर लें, ख्याली अगर ट्रांसफार्मर की बात कर लें कि अगर दुनिया में ऐसी चीजें आ जाए, सो व्हाट हैव यू डू इट, तो आप क्या कर सकते हैं। सो ये चीज आपने ध्यान में रखना है। देखिए कुछ चीज जो होती है वो फिजिक्स में आइडिकल होती हैं, आइडेंटिकल्स होती हैं, और कुछ होती हैं जो सच में हो रही होती हैं, क्योंकि फिजिक्स एग्जिस्ट करती है कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या पता आइडियल में कुछ ऐसी आ जाए, अगर साइंटिस्ट थिंकिंग करे और आने वाले वक्त में ऐसी चीज आ जाए। फिर अब देखिए हमारे पास आइडियल जो ट्रांसफार्मर है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखें आउटपुट जब बराबर हो जाए, आउटपुट पावर का मतलब है अगर हमने एक बिजनेस करना है तो उस बिजनेस के अंदर हमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता वो चल जाएगा तो आपको दुगने पैसे देगा। थोड़ा सा बिजनेस करते हैं हम लोग तो हमें काफी बचत होती है, काफी मुनाफा होता है। ऐसे ही आउटपुट जो पावर है वो इक्वल हो जाती है किसके, ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर के, किसके, इनपुट पावर के बराबर हो जाती है। जैसे कि वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बराबर होता है वोल्टेजेस ऑफ द आउटपुट एंड वोल्टेजेस ऑफ द, ये क्या है, ये सेकेंडरी है, ये क्या है, आउटपुट है, जो कि हमें वोल्टेज सेकेंडरी और करंट सेकेंडरी, और ये वोल्टेज प्राइमरी और करंट प्राइमरी। आउटपुट किसके बराबर होगा, इनपुट। जितना हम खर्च करेंगे उतना हमें उसका उससे बिजनेस मिलेगा। ये कह रहा है कि जितना खर्च करें उतनी चीज हमें मिल रही है। उसके बाद अगर देखना चाहें हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं कि वोल्टेज ऑफ अ प्राइमरी कॉइल एंड वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। ये रिलेशन आपके एमडीके टेस्ट के अंदर आएगा, जो डॉक्टर्स का आप टेस्ट देते हैं उसके अंदर ये रिलेशन बहुत ज्यादा आ सकता है, क्योंकि आता अभी हर साल इसके 5-6 एमसीक्यूज आते रहते हैं इस चैप्टर में के टॉपिक में से, जो कि ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, वोल्टेजेस ऑफ द प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है, वोल्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। ये बराबर है करंट ऑफ द सेकेंडरी एंड, अब देखिए वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर देखें जितनी ज्यादा प्राइमरी कॉइल की वोल्टेजेस होंगी उसका करंट प्राइमरी कॉइल का उतना कम होगा। अगेन आई कैन टेल यू क्या, देखें वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल जितने ज्यादा होंगे करंट उतना कम होगा। यहाँ पर देखें वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी कॉइल जितने ज्यादा होंगे करंट उतना कम होगा, और करंट जितना ज्यादा होगा तो वोल्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी उतने कम होंगे। वोल्टेजेस ट्रांसफार्मर में इनवर्स रिलेशन रखते हैं करंट के साथ। इस वजह से ट्रांसफार्मर दोनों काम साथ में नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि वो वोल्टेजेस को भी बढ़ा दे और करंट को भी बढ़ा दे, और करंट को कम कर दे वोल्टेजेस को कम कर दे, दोनों काम साथ में नहीं कर सकता। अगेन ये एमसीक्यूज देते हैं एमडीकेट वाले कि इफ द वोल्टेजेस आर इंक्रीजेस एंड करंट आर डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज हो रहा है, व्हाट द कंडीशन, तो ये आपकी क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास है ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी, वोल्टेजेस ऑफ द प्राइमरी एंड वोल्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी। मैं अभी समझाती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ द प्राइमरी एंड नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ द सेकेंडरी इज इक्वल टू द करंट ऑफ द सेकेंडरी इज इक्वल टू द करंट ऑफ द प्राइमरी। अगेन आई विल टेल यू मेरे कहने का मतलब, देखें सुने मेरे कहने का मतलब, देखें जो ईएमएफ है प्राइमरी कॉइल की और सेकेंडरी कॉइल की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेजेस के भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ कॉइल्स के भी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन है करंट के। ये तीनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन कौन सी चीज है जो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वो आता है करंट। ये तीनों चीजें बढ़ रही होंगी, बीच में अगर ऐसा हो जाए करंट आ जाए तो इनकी ये बढ़ी होंगी, करंट के आने से ये कम हो जाएंगी। करंट ज्यादा होगा तो ये तीनों चीजें कम होंगी, और अगर करंट कम होगा तो ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी। डायरेक्टली रिलेशन मैंने यहाँ पर बना दी है। देखें ईएमएफ द प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये मैंने बना दिया, ये इसका फॉर्मूला। अगर वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए। उसके बाद मैंने अलग से लिखा कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये आपने नोट कर लेने, प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द, देखें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ रहे हैं, करंट कम हो रहा है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बढ़ रहे हैं,
एंड करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये चीज आपने रिलेशंस को हलवा तरीके से याद रखना है। पहले हमने ऐसे रिलेशन देखा साथ साथ में कि चीजें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, और इस साइड में हमने ये रिलेशन देखा कि क्योंकि हमें चाहिए सारे फॉर्मूला, एमसीक्यूज जो है वो एमडी गेट वाले कहीं से उठा के दे सकते हैं, एक गेट वाले। आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या आप डॉक्टरी का टेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए आपको बी प्रिपरेशन देना होगा, बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, फिर सिलेक्शन आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए बी प्रिपरेशन, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी ईएमएफ बराबर, देखिए प्राइमरी ईएमएफ बढ़ेगी तो करंट प्राइमरी डिक्रीज होगा, और अगर अगर ईएमएफ सेकेंडरी बढ़ रही होगी तो करंट कम हो रहा होगा। अगर ऐसा हो जाए करंट ऑफ द सेकेंडरी बढ़ा हो और जो ईएमएफ सेकेंडरी वो कम होगी, और अगर करंट प्राइमरी ज्यादा होगा तो ईएमएफ प्राइमरी कम होगी। याद रखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द करंट, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, बाकी सबके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब हम ट्रांसफॉर्म की दो टाइप्स हैं, एक होती है सेट अप ट्रांसफर और एक होता है सेट अप डाउन ट्रांसफर। तो पहले सेट अप ट्रांसफर को पढ़ते हैं, उसके बाद सेट डाउन ट्रांसफर को पढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपने कंडीशन को देखना है। सो यहाँ पर हम मिटा लेते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे पास सेटअप ट्रांसफर क्या होता है और सेट डाउन ट्रांसफर क्या होता है। सो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर लेते हैं, तो आपने देखते जाना है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेटअप ट्रांसफर के बारे में, सेटअप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। मेरे साथ साथ नोट करते जाएं और कॉपी करते जाएं। सेटअप ट्रांसफॉर्मर, बच्चों सेटअप ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसके अंदर इनपुट की जो वोल्टेजेस है, इनपुट की वोल्टेजेस वो इंक्रीज होती हैं, और सेट डाउन ट्रांसफर वो होता है जिसके अंदर जो इनपुट की वोल्टेजेस डिक्रीज होती हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं मार्कर उठाने के बाद कि इफ द वोल्टेजेस आर डिक्रीज, सॉरी वोल्टेजेस क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज होती हैं, इनपुट इनपुट वोल्टेजेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं, उसे हम कहते हैं सेट अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो सेट अप ट्रांसफार्मर है इसका इसका रिलेशन क्या हो सकता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी तो आपने फील करते जाना है। ये वन डायग्राम और मैं यहाँ पर सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। दिस इज अ सेकेंड डायग्राम, ये है हमारी सेकेंड डायग्राम। अब यहाँ पर ये है वोल्टेजेस ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड वोल्टेजेस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर आप एक चीज गौर करे होंगे अगर मेरे लेक्चर को फील किया होगा और सुना होगा, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। और यहाँ पर देखें 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। तो बताएं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स और वोल्टेजेस किसके अंदर है। आप बोलेंगे मैम प्राइमरी कॉइल्स के ऊपर सबसे ज्यादा कॉइल्स भी है और वोल्टेजेस ज्यादा, सेकेंडरी के अंदर क्या है, कम है। सो यहाँ पर आप एक तरह का रिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, एक तरह का रिलेशन देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी वोल्टेजेस है, प्राइमरी वोल्टेजेस वो ज्यादा होंगे किससे, सेकेंडरी वोल्टेजेस से, क्योंकि प्राइमरी कॉइल्स क्या है, ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल्स क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी ज्यादा होंगी, किससे ज्यादा होंगी, सेकेंड सॉरी यहाँ पर आप देखिएगा सेकेंडरी कॉइल्स ज्यादा होंगी किससे, प्राइमरी कॉइल से। और प्राइमरी कॉइल्स क्या हो रहा है, ये प्राइमरी कॉइल ज्यादा है ना, प्राइमरी कॉइल ज्यादा होंगी किससे, सेकेंडरी कॉइल से। और प्राइमरी वोल्टेजेस, नंबर ऑफ प्राइमरी वोल्टेजेस भी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ सेकेंडरी वोल्टेजेस है। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ये रिलेशंस याद रखने हैं कि जितनी ना ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी वोल्टेजेस उतने ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल्स के। अंडरस्टैंड एंड यू आर बटरस्टैंड से यहाँ पर आपने क्या गोरना है, गौर से देखना है, गौर से चीजों को क्या करते जाना है, फील करते जाना है। और ईएमएफ जो होगी प्राइमरी कॉइल की वो भी ज्यादा होगी किससे, सेकेंडरी ईएमएफ से, सेकेंडरी ईएमएफ से। सो ये रिलेशन याद रखें। लेकिन एक चीज है जो सेकेंडरी की ज्यादा होगी प्राइमरी की कम होगी, वो कौन सी चीज है, तो याद रखें करंट। ये तीनों चीजें जब बढ़ रही हूं तो करंट जो है वो कम हो रहा होता है,
सही। इन चीजों के बढ़ने से करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिए यहाँ पर जो करंट है वो सेकेंडरी का ज्यादा होगा और प्राइमरी का करंट क्या होगा, कम होगा। दिस इज द रिलेशनशिप। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है सेटअप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ से ही हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं टॉपिक की, यहाँ से ही हम चेंजिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन, सेट डाउन कह लें या स्टेप डाउन कह लें, ये आपकी मर्जी है। अगर हम सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो याद रखिएगा ये एक ऐसा ट्रांसफर होता है द ट्रांसफॉर्मर in which voltages are decrease। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर वोल्टेजेस क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेट डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब सेट डाउन ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर देखिएगा ये एक डायग्राम है और ये दूसरी डायग्राम है। ये है प्राइमरी वोल्टेजेस और ये है सेकेंडरी वोल्टेजेस। यहाँ पर आप फर्क देख रहे हैं, इस प्राइमरी वोल्टेजेस की नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, 3 है, और सेकेंडरी की 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर बताएं कि वोल्टेजेस किस में ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में, और प्राइमरी में क्या होंगे, कम होंगे। सो यहाँ पर वोल्टेजेस सेकेंडरी की क्या होंगी, ग्रेटर होंगी प्राइमरी से, और देखें सेकेंडरी की, और ईएमएफ जो होगी वो भी सेकेंडरी की ज्यादा होगी प्राइमरी से। उसके बाद याद रखिएगा नंबर ऑफ कॉइल्स भी सेकेंडरी की ज्यादा है, किससे, प्राइमरी से। यहाँ पर सॉरी प्राइमरी हमने लिखना है, ईएमएफ प्राइमरी एंड एनपी। उसके बाद करंट जो है वो याद रखिएगा, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाता है कि सेकेंडरी का करंट कम होगा और प्राइमरी का जो करंट है वो ज्यादा होगा। This is our relationship. This is relation. How does the topic important? How does the topic important? Topic is very important. Topic is very important. This relation is your MCQs. This relation is MCQs. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालना, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला, ये चीज आपने याद रखनी है। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर निकालने का E इज इक्वल टू आउटपुट को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें किससे, इनपुट से, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। यहाँ ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर अगर हम आउटपुट की बात करें, व्हाट अबाउट द मैम यू, द आउटपुट की बात करें, सो यहाँ पर देखें सेकेंडरी वोल्टेजेस एंड सेकेंडरी करंट, और इनपुट आप लोगों के पास क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेजेस और सेकेंडरी करंट। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दे, 100 से, आपको मिल जाएगी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी। दिस इज फॉर्मूला। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्किंग द एमसीक्यूज इज 3 या 4 इसमें से आते रहते हैं, वो इन्हीं रिलेशंस में से आएंगे, तो बी प्रिपरेशन रहना है। ये थी हमारी वन शॉट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी हमारे रह गए 5 चैप्टर, उसके बाद फिजिक्स का पीएमडीसी का सिलेबस कंप्लीट। आप इजिली अब कैलकुलेशन आपने कर ली, चैप्टर्स पढ़ लिया, आप इजिली आप एमडीकेट का टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द एमडीकेट टेस्ट रह गया और ई के टेस्ट रह गया है, जिसका नाम है केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री के नीचे कमेंट करेंगे मैम अभी केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हमारा पीएमडीसी कंप्लीट, आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं एमडीकेट और सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा।